हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आज हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 14 प्रिंसिपल्स थे जो फ्यूल्स ने डेवलप किए हैं। तो उन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हर एक प्रिंसिपल की डिटेल्ड वीडियो जो है हर एक प्रिंसिपल की वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये क्विक रिवीजन है कि हाँ, ये 14 प्रिंसिपल्स जो है फ्यूल ने डेवलप किए थे, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है फ्यूल का? डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स, कि जो भी वर्क है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना चाहिए जिससे कि काम इजीली हो सके। क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दी जानी चाहिए। एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय में जो कैपेबिलिटी है, जो एक एम्प्लॉय जिस चीज में बेस्ट है, जो काम वो अच्छे से करता है, उसे वही काम एलोकेट करना चाहिए, देना चाहिए करने के लिए। बेस ऑफ फंक्शनल फॉर्मेट टेक्निक, जो FW टेलर की हम टेक्निक्स भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फंक्शनल फॉर्मेट टेक्निक के बारे में पढ़ा था। फंक्शनल फॉर्मेट टेक्निक हमने क्या पढ़ी थी FW टेलर की, कि FW टेलर क्या कहते थे कि फंक्शन फॉर्मेट टेक्निक में कि भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में चीजें, उनको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 डिपार्टमेंट्स, मतलब 8 जो है बॉसेस होने चाहिए हैं, कम से कम 8 एक्सपर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 हेड्स होने चाहिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 हेड्स होने चाहिए, और हर एक का क्या क्या वर्क होगा वो उन्होंने इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो ये एक बेस है उसके लिए, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, और फंक्शन फॉर्मेटशिप में भी जो फंक्शन फॉर्मेट टेक्निक है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं कामों का, एक्सपर्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। बेस ऑफ डेलीगेशन कॉन्सेप्ट, और जो डेलीगेशन कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ये भी उसके लिए बेस है हमारा। डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें भी क्या हो रहा है, जो है डिवीजन हो रहा है काम का। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, कि वर्क को डिवाइड करना चाहिए स्मॉलर यूनिट्स में, ताकि वर्क अच्छे से हो सके। एक पर्सन एक ही काम को रिपीट पे करता है तो कहीं ना कहीं वो उसमें जो है स्पेशलिस्ट बन जाता है। कहता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब एक ही काम को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट पे वो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो वही जो है फ्यूल का प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क कहता है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, मैच पैरिटी, इक्वालिटी एंड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूल क्या कहते हैं कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। एक पर्सन के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप उसे ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी पावर का मिसयूज करने के उसके चांसेस रहेंगे, कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है अगर उसके पास अथॉरिटी ज्यादा होगी, डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होगी। और एक पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी बहुत कम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसको ये फील आएगा कि भी सारा काम मुझसे ही करवाया जा रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी मेरी है, काम करने के डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास इतनी कोई है नहीं, तो मेरे को ही क्यों ओवरबर्डन किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो काम से पीछे हटेगा, एक्सक्यूजेस बनाएगा, काम को अच्छे से नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे फ्यूल है वो क्या कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, तभी एक पर्सन अच्छे से काम कर पाएगा, ना ही अथॉरिटी का मिसयूज होगा और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओवरबर्डन की जैसे वो काम से बैकआउट करेगा। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट दो जिसको फॉलो किया जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे। मीटिंग ऑफ कमिटमेंट बाय सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज सुपीरियर। जो भी सबऑर्डिनेट या सुपीरियर जो भी कमिटमेंट दे रहा है उसे पूरा करो। अब जैसे कि सुपीरियर है, उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को जो कमिटमेंट दिया है कि आप अगर काम कंप्लीट करके दोगे, जो डेडलाइन है या जो भी टारगेट है, जो टाइम पीरियड आपको दिया, आप उससे पहले अगर टारगेट पूरा करके दोगे मुझे, तो मैं आपको प्रमोशन दिलाऊंगा या आपको एक्स्ट्रा एक वेज दिलाऊंगा, काइंड ऑफ चीज। अगर वो कुछ भी कमिटमेंट अगर करता है और सबऑर्डिनेट उसे काम करके दे रहे हैं, तो सुपीरियर को वो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या कितनी अथॉरिटी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी डिसिप्लिन मेंटेन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, और थोड़ी बहुत पेनल्टीज भी लगाई जानी चाहिए कि अगर आप ये अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करोगे या कुछ करोगे तो आपको पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो ये चीजें भी होनी चाहिए ताकि तभी डिसिप्लिन मेंटेन हो सकेगा, वरना जिसके जो मन में आएगा वो काम करेगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन कब होगा? जब रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट बीच में कमिटमेंट है वो पूरे किए जाएंगे, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, और पेनल्टीज का एप्लीकेशन भी होगा कुछ चीजों को लेके कि हाँ अगर आप इस चीज का मिसयूज करोगे या काम इस तरीके गलत तरीके से करोगे तो आपको ये पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगे। तो ये था हमारा डिसिप्लिन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, कि एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए हैं। अगर एक सिंगल पर्सन को, एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहे हैं, एक ही बॉस है जो एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा है, तो वो आराम से उस काम को कर सकता है। लेकिन अगर 3 बॉस हैं और तीनों एक ही पर्सन को अपने अपने ऑर्डर दे रहे हैं, एक बॉस है और एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और तीनों के तीनों इसको ऑर्डर दे रहे हैं, ये भी B1 भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, B2 भी इसको ऑर्डर दे रहा है और B3 भी इसको ऑर्डर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय क्या होगा? कंफ्यूज होगा। क्यों कंफ्यूज होगा? कि किसका ऑर्डर पहले पूरा करूं, किसका काम पहले करूं। और कहीं ना कहीं ये तीनों बॉस है, सुपीरियर लेवल पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी ईगो क्लैशेस होगा कि पहले मेरा काम पूरा करो, मेरे ऑर्डर्स पूरे करो, मेरा काम पूरा करो, कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस भी होंगे। तो ये चीजें ना हो, तो इसीलिए प्योल का ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से जो है ऑर्डर्स मिलने चाहिए है। अगर मोर देन वन बॉस कंफ्यूज द सबऑर्डिनेट, अगर एक से ज्यादा बॉस सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को काम बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम कैसे करो। कॉन्ट्राडिक्ट फंक्शनल फॉर्मेशन टेक्निक, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट है, ये अपोजिट है फंक्शनल फॉर्मेशनशिप टेक्निक। क्योंकि फंक्शनल फॉर्मेशनशिप टेक्निक, इसके बारे में हमने अभी बात भी की थी कि फंक्शनल फॉर्मेशन टेक्निक क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 एक्सपर्ट कम से कम भी होने चाहिए, मिनिमम 8 एक्सपर्ट होने चाहिए हैं। अब एक पर्सन है, उसको अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट है, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो भी वर्कर है उसको 4 लोगों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब जो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कह रहा है ये इसके बिल्कुल अपोजिट कहता है फंक्शनल फॉर्मेशनशिप टेक्निक। फंक्शनल फॉर्मेशन टेक्निक क्या कहती है कि भाई अलग अलग एक्सपर्ट से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, ऑर्डर्स मिल रही है ताकि अच्छे से काम हो। लेकिन यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि एक पर्सन को एक ही बॉस से कमांड मिलना चाहिए, तभी वो काम अच्छे से कर पाएगा। अगर ज्यादा बॉसेस से उसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ऑर्डर्स मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब 1 यूनिट 1 प्लान। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी ग्रुप में पीपल्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो भी एक ग्रुप है काम कर रहा है एक टारगेट को लेके, उनको एक ही प्लान के टूवर्ड्स लेके जाना चाहिए। एक यूनिट, एक ग्रुप, एक प्लान, ठीक है। अगर बहुत सारे प्लान्स होंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप में पीपल हैं, जो एक यूनिट में जो पर्सन काम कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तरफ जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा, एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, कहीं ना कहीं जो एक गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उससे एक यूनिट या एक ग्रुप, एक प्लान होना चाहिए। बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन मतलब इंटीग्रेट करके चलो, यूनाइट होके चलो, एक साथ मिलके काम करो, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखो, मिलजुल के काम करो, कोऑर्डिनेशन। तो ये उसका बेस है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट का ये बेस है कि भाई एक साथ मिलके एक ही प्लान के टुवर्ड्स काम करोगे तो कहीं नहीं, मिलजुल के जब काम करोगे तो जो गोल्स है वो अकम्प्लिश हो जाएंगे। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल क्या करता है, सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। सबके एफर्ट्स को, जितने भी एम्प्लॉयज है जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं काम पूरा करने के लिए, उनको यूनिफाई करता है, एक साथ लेके आता है, एक डायरेक्शन के टुवर्ड्स लेके जाता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल मोड बाय सैक्रिफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज होती है, हर एक एम्प्लॉय एक अपने पर्सनल गोल से ऑर्गेनाइजेशन में आता है जब जॉब करता है, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय का एक पर्सनल गोल होता है कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए, या मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, या फिर मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे उस डिपार्टमेंट की नॉलेज ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी और चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉय के अपने अपने गोल होते हैं। अब हर एक एम्प्लॉय के अपने अपने पर्सनल गोल हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने गोल होते हैं, प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस एक्सपेंड करना, ठीक है, और भी कई सारे गोल्स होते हैं।
तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक तो पहले तो मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ पर्सनल गोल्स भी अचीव हो सके. मैनेजर शुड नॉट टेक अनफेयर डिसीजन बाय टेकिंग ब्राइब्स और बाय गिविंग बेनिफिट टू देयर रिलेटिव्स, बट डिसीजन मस्ट बी फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि हमारे पर्सनल गोल अचीव हो जाए, चाहे उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन गोल सेक्रीफाइस करने पड़े, जो कि गलत है. ऑर्गेनाइजेशन के गोल, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उनके गोल्स को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए. मैनेजर यूजुअली क्या करते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शर्ट प्रोड्यूस करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो शर्ट प्रोड्यूस करती है, जिसके लिए रॉ मटेरियल उस मैनेजर को सारा अरेंज करना पड़ता है. ठीक है, सारा रॉ मटेरियल मैनेजर जो है अरेंज करके देता है वर्कर्स को शर्ट्स बनाने के लिए. अब उसका एक रिलेटिव है जो शर्ट रिलेटेड जो कपड़ा रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो सारा रॉ मटेरियल बेचता है, लेकिन जो उसका रिलेटिव है वो उस क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं बेचता है जो कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है. ये ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल यूज करती है. ये मैनेजर को ये बात पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट रॉ मटेरियल यूज किया जाता है शर्ट को बनाने के लिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, लेकिन उसने अपना पर्सनल गोल पूरा करने के लिए या तो उसने ब्राइब लेके काम किया हो या फिर एक जो अपना एक रिलेटिव्स में नाम हो जाता है ना कि हाँ भाई मैंने काम दिलाया है, मेरी वजह से इसको काम मिला है, काइंड ऑफ चीजें. तो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए या अपनी ब्राइब्स के लिए उसे अनफेयर डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि उसका रिलेटिव सेम मतलब रॉ मटेरियल बेच रहा है लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं है, फिर भी उसने वो सारा ऑर्डर उसको दे दिया, सारा रॉ मटेरियल जो है मंगा लिया ऑर्गेनाइजेशन में, उसी से प्रोडक्ट जो है तैयार हो गया, मार्केट में सेल आउट करने के लिए चला गया और वहां से कस्टमर्स की कंप्लेंट आ रही है कि भाई जो एक प्रोडक्ट ये कंपनी प्रोवाइड कराती थी वो प्रोवाइड नहीं करा रही है. व्हाई? तो ये जो मैनेजर ये जो अनफेयर डिसीजन ले लेते हैं अपने पर्सनल गोल पूरा करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेक्रीफाइस कर जाते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे जो है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को साइड रखना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरेस्ट है, ठीक है, एक जो जर्नल इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एक इंटरेस्ट है वो पूरा होना चाहिए है. यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो है उसके लिए गोल्स के लिए सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए है. जो भी डिसीजन हो रहा है मस्ट बी फॉर बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन. जो भी मैनेजर डिसीजन ले रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही होना चाहिए रादर देन उसके पर्सनल बेनिफिट से. ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल. पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी. जो भी एम्प्लॉय है, जो भी लेबर है, उसकी जो भी एक फेयर जो वेज बनती है, सैलरी बनती है, वो उन्हें पे करना चाहिए. यहाँ पे फेयर का मतलब ये नहीं है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वेजेस या सैलरी पे करनी चाहिए. यहाँ पे फेयर का मतलब, एडिक्वेट एंड फेयर का मतलब क्या होता है कि जितनी उनकी सैलरी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी है, स्मॉल है, ठीक है, उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, उसके पास ज्यादा फंडिंग नहीं है, उसके पास काम भी ज्यादा नहीं है, तो वो जितना उनसे काम ले रहे हैं और जितना एक कैपिटल एक ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके पास जितने फंड्स है उसके हिसाब से ही सैलरी उनको पे करेगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना कि जैसे गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज एक डिसाइड की हुई कि एक पर्सन को इतनी मिनिमम वेज तो मिलनी चाहिए ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, तो उतनी वेज उनको मिलनी ही चाहिए है. कंपटीशन के हिसाब से उनकी कितनी वेजेस बन रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से जो है उनकी वेजेस और सैलरी डिसाइड होनी चाहिए. तो पॉइंट है कि यहाँ पे जितना आप उनसे काम ले रहे हो उतनी वेजेस आप उनको प्रोवाइड कराओ. शेयरिंग ऑफ गेन्स विद एम्प्लॉय, और जो गेन्स हो रहे हैं एम्प्लॉयज की वजह से, अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को तो वो गेन्स भी उनके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहिए. बोनस के तौर पे उनको थोड़ा सा दे दो, प्रमोशन उनको दे दो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो करना चाहिए, ऐसा फ्योल कहते हैं. मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. साइंटिफिक प्रिंसिपल जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप किया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के मतलब जो एक दो तरह के ग्रुप होते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप. जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो ये सोचता है कि वर्कर्स कुछ काम नहीं करते, और वर्कर ग्रुप ये सोचता है मैनेजमेंट के बारे में कि ये हमसे इतना ज्यादा काम ले लेते हैं, ओवर बर्डन हमको रखते हैं और इतना हमें पे नहीं करते. तो ये जो एक थिंकिंग है एक दूसरे को लेके, एक माइंडसेट है, ये चेंज करना चाहिए. हार्मनी डॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल यही कहता है कि दोनों का जो ये माइंडसेट है, ये जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ईच अदर कि वर्कर कुछ काम नहीं करते या मैनेजमेंट हमें ओवर बर्डन करके रखते हैं, हमें इतना पे नहीं करते, ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए. और ये एटीट्यूड कब चेंज होगा? जो वर्कर्स को उनको उतना पे मिलेगा जितना उनसे वो काम लिया जा रहा है. और जब उनको अच्छे से पे किया जाएगा, उनके साथ गेन शेयर किया जाएगा, वो अपना बेस्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी लगेगा कि वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तभी उन्हें गेन हो रहा है. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि फेयर और एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी जो है पे करनी चाहिए है एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारी पावर एक पर्सन के हाथ में है.
ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन के पास थोड़ी थोड़ी पावर है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं फ्योल कि भाई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सारी की सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होगी तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर एक ही पर्सन के हाथ में होगी तो हर एक डिसीजन में डिले होगा, ठीक है। अब कोई भी डिसीजन लेना है, आप उसके पास जा रहे हो, फिर वो सोच रहा है, कर रहा है, देन वो चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं काम में डिले होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन, सारी की सारी पावर आप एक उसमें बांट दोगे, हर एक में बांट दोगे, एक टॉप के पास जो एक पावर होनी चाहिए वो पावर उसके पास आई नहीं, उसने सारी की सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे फ्योल क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो एक टॉप के पास पावर होनी चाहिए, टॉप हम लोगों ने लेवल पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, ठीक है, प्लानिंग करना। तो वो डिसीजन मेकिंग पावर पॉलिसीज बनाने की, ठीक है, प्रोसीजर्स बनाने की, प्लानिंग करने की, प्रोडक्ट के बारे में सोचने की कि क्या नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, वो पावर जो है सेंट्रलाइज्ड ही होनी चाहिए, वो सारी पावर टॉप लेवल के पास होनी चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मिडिल लेवल और लोअर लेवल को थोड़ी थोड़ी डिसीजन मेकिंग पावर दे दो, जैसे कि रॉ मटेरियल मंगाने की पावर, रॉ मटेरियल कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कराना है, काइंड ऑफ। तो कुछ कुछ पावर्स जो एक जरूरी है उन लोगों के पास होनी चाहिए ताकि काम अच्छे से स्मूथली चलता रहे, तो वो पावर्स उन्हें दे दो। लेकिन कुछ पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए, कुछ पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। की डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, जो मेन की डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो टॉप मैनेजमेंट ही ले। और जो रूटीन के डिसीजन हैं वो मिडिल और लोअर लेवल ले सकता है, जो रूटीन में ऑन अ डेली बेसिस ऑपरेशंस के टाइम पे, एक्टिविटी के टाइम पे जरूरी है लेने, ठीक है, रॉ मटेरियल रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, वो सारे डिसीजन ये ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉलोइंग लाइन ऑफ अथॉरिटी, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है फ्रॉम टॉप टू लोअर, कि भी एक अथॉरिटी होती है कि सारी की सारी जो है जब एक कह सकते हैं डिसीजन लिया गया है कुछ, तो वो टॉप टू लोअर लेवल, यहाँ पे हमारे जो है अलग अलग एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, लेवल्स हैं और हैं। तो यहाँ पे जैसे ए है, ए हमारा टॉप हो गया, यहाँ पे हमारा बी है, यहाँ पे सी है, देन यहाँ पे डी है, ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग है, ई है, एफ है, जी है, अलग अलग जो है हमारे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड बैठे हैं और बैठे हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा रही है, तो जैसे कि अब डी को एफ जी से कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो वो ऐसे जाएगी, डी से सी, देन सी से बी, देन ए, देन ई, देन एफ, देन जी। इसे कहते हैं स्केलर चेन, कि कोई भी बात जा रही है तो वो हर एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी बैठी है उस लाइन में, वो सबके साथ एक हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक से जो है हर तक पहुंचनी चाहिए। वो यही सीरीज जो है फॉलो होनी चाहिए कि यहाँ से कोई बात यहाँ जानी है तो वो ऐसे ही जाएगी, ए बी सी ऐसे करके ही वो जो है जाएगी। लेकिन अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई, इसे हम स्केलर चेन कहते हैं। और अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे डी से ई के पास जानी है, कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ डी से ई के पास जानी है, ठीक है, और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डी से सी को बताए, देन सी से बी को बताए, ऐसा वो नहीं है, ठीक है। एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है जो डी से ई के पास जानी है, तो ये डायरेक्ट भी इस इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। फ्योल ने यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया है कि अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, इमरजेंसी है, तो ऐसे भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है, जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्केलर चेन की एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए है। लेकिन अगर कोई अर्जेंट और इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन है तो शॉर्टकट भी अपनाया जा सकता है, जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि ऑर्डर देना, नहीं, ऑर्डर का मतलब होता है फिक्स करना राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल। जैसे कि हम मॉल्स में जाते हैं, किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सारी चीजों की अपनी एक जगह होती है कि भाई सारे ग्रोसरी में जो हमारे ब्रशेस, टूथपेस्ट है वो एक जगह रखा हुआ है, सोप वगैरह सब एक जगह रखे हुए हैं, दालें वगैरह, पल्सेस वगैरह एक जगह रखी हुई है, मसाले एक जगह रखे हुए हैं। तो क्या किया है, हर एक मटेरियल के लिए हर एक मैन, मतलब ये जो सेल्स बॉय है वो इसके यहाँ पे खड़ा रहेगा, ये सेल्स बॉय इस डिपार्टमेंट में यहाँ के लिए खड़ा रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना क्या हो रहा है, एक प्लेस फिक्स कर दिया जा रहा है हर एक पर्सन के लिए और एक हर एक मटेरियल के लिए, कि जो सीईओ है वो उसका कैबिनेट ये है, वो इस रूम में मिलेगा,
जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके लिए डेस्क फिक्स कर दे कि भाई ये एम्प्लॉय का ये डेस्क है, ये एम्प्लॉय का ये डेस्क है, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल में होता है कि भाई प्रिंसिपल का एक अपना ऑफिस होता है, हमें पता है कि प्रिंसिपल मैम वहां मिलेगी। टीचर्स के लिए स्टाफ रूम होता है कि हमें पता है टीचर्स यहाँ मिलेंगे, ठीक है। हमारे जो एमडी होते हैं उसके लिए अगर एक अलग हमारा जो एक कैबिनेट बना होता है स्कूल में, लाइब्रेरी अलग बनी है, तो क्या है हर एक प्लेस के लिए, हर एक मैन के लिए, हर एक मटेरियल मतलब बुक्स यहाँ मिलेंगी, ठीक है। लाइब्रेरी में ये बुक यहाँ मिलेगी, ये बुक यहाँ मिलेगी, हर एक मटेरियल के लिए, हर एक मैन के लिए फिक्स करना राइट प्लेस, उसे हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर में रखना, चीजों को उनकी सही जगह पे रखना ताकि डिले ना हो कोई भी डिसीजन लेने में। कोई भी चीज चाहिए फटाफट गए लिया आ गए, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि फी कहाँ पे करते हैं स्कूल में, कौन सा हमारा वो जो है वो बना हुआ है जगह जहाँ पे फीस पे होती है, ऑफिस बना हुआ है या कुछ भी कह सकते हैं, तो हम वहां पे गए फीस पे की आ गए। हमें ढूंढना थोड़ी पड़ रहा है कि हमें कहाँ पे करनी, हमें पता है लाइब्रेरी कहाँ है, फटाफट गए बुक लिया आ गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिले नहीं होगा कामों में। कोई भी डिसीजंस में अगर जैसे कोई वर्कर है उसे कोई डिसीजन लेना है, कुछ चीज पूछनी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे फटाफट पता है कि उसका सुपीरियर कहाँ मिलेगा, किस ऑफिस में बैठेगा, फटाफट जाएगा पूछ लेगा आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से क्या होगा, डिले नहीं होता वर्क में। फिक्स एंड राइट प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय के लिए फिक्स कर रहे हैं जगह तो सोशल ऑर्डर कहते हैं उसे, और मटेरियल के लिए फिक्स और राइट प्लेस कर रहे हैं मटेरियल को तो उसे मटेरियल ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में, भाई उनकी कास्ट, उनकी क्रीड या उनकी जेंडर को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इस कास्ट से है या मेल है या फीमेल है, जेंडर अलग है तो उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है। सबको इक्वालिटी, इक्वल उससे करना चाहिए है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी जो है एम्प्लॉयज के ट्रांसफर करोगे या उन्हें जॉब से निकाल दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। अगर हम ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब ट्रांसफर और टर्मिनेशन नहीं करते हैं ज्यादा, तो अगर ये जो एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो कहीं टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होगा। नाउ टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को जॉब पे रखा जा रहा है तो भाई एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो कहीं खर्चा हो रहा है। अब आप बार बार एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दोगे, उनका ट्रांसफर कर दोगे, नए एम्प्लॉयज को बुलाओगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, एडवर्टीजमेंट दोगे, तो कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ेगा। तो इसका मतलब एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ेगा। जितना कि एक सोचा था कि भाई एक टर्नओवर लास्ट भी एक पूरे साल में ज्यादा था, इतने एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा सकते हैं या हम निकाल सकते हैं, कि एक रीजन होता है ना कि भाई हाँ आप इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप इस एम्प्लॉय को नहीं रख सकते, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ही उसे टर्मिनेट करो, ठीक है। ट्रांसफर बहुत जरूरी है एम्प्लॉय का करना, तो ही ट्रांसफर करो, क्योंकि अगर हम ट्रांसफर करते हैं एम्प्लॉय का, वो नई जगह पे जाएगा, तो जितने दिन उसको पता है कि भाई मेरा ट्रांसफर होने वाला है, मेरा अब इस प्रोजेक्ट से इतना कोई लिंकअप तो रहेगा नहीं, वो अपना बेस्ट देना छोड़ देगा, ठीक है, काम के लिए छोड़ देगा, ठीक है। और अगर वो नई जगह पे जाएगा तो वहां पे भी सेटल डाउन होने में टाइम लगाएगा, चीजों को समझने में टाइम लगाएगा, एनवायरमेंट में वहां पे सेटल होने में टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है टाइम का, ठीक है। तो वो चीजें नहीं होगी अगर हम देख के ट्रांसफर करेंगे और टर्मिनेशन नहीं करेंगे। तो टर्मिनेशन का मतलब एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देना। तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, मोटिवेट करो, एम्प्लॉयज के स्पिरिट को हाई करो, ठीक है, इंकरेज करो एम्प्लॉयज को कि आओ आप भी सजेशंस दो हमें। जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मतलब एम्प्लॉयज को जब काम मतलब कि आप हर एक एम्प्लॉय को सेट किया जा रहा है कि भाई टारगेट सेट किया जा रहा है कि एम्प्लॉयज के लिए कि भाई ये टारगेट अब आपको नया दिया जाएगा, ये टारगेट इस तरीके से पूरा करना, इतने टाइम पीरियड में पूरा करना, जब ये चीजें डिसाइड की जा रही हैं तो उनके सजेशंस लो। अगर वो सजेशंस अच्छे दे रहे हैं तो उनको क्या करो, मोटिवेट करो, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करो कि हाँ आपने अच्छे सजेशंस दिए हैं। जब एम्प्लॉय से सजेशंस लेके कोई चीजें सेट की जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। बट यहाँ पे ये चीज भी होनी नहीं चाहिए कि एम्प्लॉयज को भाई ये नहीं होना चाहिए कि ये सजेशन सिर्फ आपके जो है आपको इन्वाइट किया जा रहा है, ठीक है, सजेशंस देने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपने सजेशंस दिए और वो टॉप मैनेजमेंट ने माने नहीं या मिडिल मैनेजमेंट ने माने नहीं, जब टारगेट सेट किया तो भाई हम काम नहीं करेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इनवाइट होना चाहिए कि हाँ आप एक सजेशंस दो
क्योंकि जब हम सजेशंस ले रहे हैं एम्प्लॉयज को तो कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, मोटिवेट होता है एम्प्लॉय कि हम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन का, हमसे भी सजेशंस लिए जा रहे हैं, तो वो अपना बेस्ट देंगे कि भाई हमने ही सजेस्ट किया था तो अपना बेस्ट देना चाहिए काम पूरा करने के लिए। ये मैच करता है साइंटिफिक प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म से। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या कहता है, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। मैं मतलब इंडिविजुअल उसमें नहीं रखना चाहिए कि मिडिल लेवल ही का जो मैनेजर है या टॉप लेवल जो है बिना किसी सजेशंस के या बिना कुछ चीजों को ध्यान में रखे हुए सारे डिसीजंस खुद ले लेता है और जाके जो वर्कर्स उन पे थोप देते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, सबको साथ में मिलके जो है काम करना चाहिए, तभी मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या कहता है कि रिप्लेस करो आई को बी से, मतलब मैं की जगह हम ये काम करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम टारगेट मिलके पूरा करेंगे, हम साथ में मिलकर टारगेट सेट करेंगे, वो चीजें होनी चाहिए, तभी जो है टीम स्पिरिट आती है और काम जो है टीम स्पिरिट से होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। तो ये थे गाइस हमारे फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। डिवीजन ऑफ वर्क की काम को डिवाइड करो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, कमांड एक बॉस से एक ही जो है और एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जो है प्लान, एक डायरेक्शन एक प्लान होना चाहिए, मतलब एक यूनिट एक प्लान होना चाहिए है कि एक यूनिट एक ही डायरेक्शन एक ही प्लान के टुवर्ड्स काम कर रही है। सबऑर्डिनेशन होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अपना साइड में रखना चाहिए, जो जर्नल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसके टुवर्ड्स जाना चाहिए है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, जितने भी पर्सोनल्स है, एम्प्लॉयज है, वर्कर्स, उनको एक फेयर वेज प्रोवाइड कराना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए, स्केलर चेन फॉलो किया जाना चाहिए, अगर कोई अर्जेंट इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है तो गैंग प्लान फॉलो करो। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर एक पर्सन हर एक मटेरियल के लिए एक राइट प्लेस होना चाहिए फिक्स्ड। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट या जेंडर को लेके। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ट्रांसफर और टर्मिनेशन कम से कम किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इनिशिएटिव मोटिवेट करो, एम्प्लॉयज को सजेशन के लिए इनवाइट करो। स्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब टीम स्पिरिट के साथ काम करो, आई को वी से रिप्लेस करो। आई होप गाइस कि आपको आज के टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं चैप्टर और टॉपिक जो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।